हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत कक्षा 10 की इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। और इसमें मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बता दिया था कि हम लोग को इतिहास में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और पहले चैप्टर की शुरुआत भी मैंने कर दी थी। आपके इतिहास की पुस्तक का नाम है भारत और समकालीन विश्व 2, और जिसका पहला चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है कई चरणों में हुआ था, और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग को उसके आगे के बारे में पढ़ना है, फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, और ये आप लोग की टीजीटी सोशल साइंस की 24वीं क्लास है। इसके पहले की 23 क्लास में हम लोगों ने विभिन्न टॉपिक्स का, विभिन्न सब्जेक्ट का विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से अध्ययन किया है, और उसमें हम लोगों ने उन चैप्टर्स के एमसीक्यू और पीवाईक्यू का भी अध्ययन किया है। तो जो स्टूडेंट इन सारी क्लास को नहीं देखे होंगे वो उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, जिससे क्या रहेगा कि उनका जो भी क्लासेस पीछे का नहीं हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, आज की क्लास से शुरुआत करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय नामक चैप्टर में ब्रिटेन में राष्ट्रवाद जो था उसके आगे की बात होता। तो चलिए आइए देखा जाए। हाँ चलिए देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है फ्रांस में राष्ट्रवाद। और फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया थी, देखिए 1789 से लेकर 1848 ईस्वी तक चली। यानी ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी, जिसके वजह से फ्रांस में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हुए, जिनके बारे में हम लोग को देख लेना है। तो देखिए, फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है 1789 से शुरू हुई थी सबसे पहले, और 1789 में क्या हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ये देखिए राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है फ्रांस। फ्रांस की जो क्रांति थी देखिए, ये आधुनिक राष्ट्रवाद की जननी मानी जाती है। यानी पूरे दुनिया में राष्ट्रवाद की जो लहर फैली, कहा जाता है कि इसकी शुरुआत फ्रांस से ही हुई। इस क्रांति ने राजशाही के ईश्वर दत्त अधिकार को समाप्त करके जनता की संप्रभुता की घोषणा की। यानी इस क्रांति में जो राजा की शक्ति थी, राजतंत्र था, उसको खत्म करके जनता की संप्रभुता वाले शासन की शुरुआत करी थी। इस क्रांति के दौरान राष्ट्र को एक ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया जो लोगों की समानता, स्वतंत्रता और भातृत्व पर आधारित था। यानी ये जो क्रांति थी, इसने अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक नए रूप में परिभाषित किया, और उसने बताया कि समानता, स्वतंत्रता और भातृत्व की भावना जो है, भ्रातृत्व की भावना हमारे देश में बहुत जरूरी है। हम लोग को एक होकर इसका सामना करना है। जो राजतंत्र है, राजशाही व्यवस्था है, उसको समाप्त करना है। इसमें देखिए जो घटनाएं हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल का पतन कर दिया गया। यानी बास्तिल में एक किला था, उसमें जेल बनाई गई थी, वहां पर कैद किए गए जो कैदी थे उनको छुड़ा लिए गए और जेल को तोड़ दिया गया। ये किसके द्वारा किया गया, वहां की जनता के द्वारा। इसके बाद फिर देखिए मानव और नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा की गई। उसके बाद जो वहां का राजा लुई 16वां था, उसका वध कर दिया गया 1793 ईस्वी में। यानी राजा को और उसकी पत्नी मेरी एंटोनेट को भी उसी 1793 ईस्वी को मार दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा इस फ्रांसीसी क्रांति का। इससे नागरिकों में राष्ट्र के लिए एकजुटता की भावना पैदा हुई। इसके बाद फ्रांस में भाषा, झंडा, राष्ट्रगान और गणराज्य की अवधारणा को राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में अपनाया गया। फिर उसके बाद फिर देखिए दूसरा क्या घटना हुआ, राष्ट्रवाद का प्रचार हुआ और इसका विस्तार हुआ। ये 1792 ईस्वी से शुरुआत हुआ और 1804 ईस्वी तक चला। इसमें देखिए 1792 ईस्वी में फ्रांस गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। क्रांति के विचारों को यूरोप के अन्य देशों तक पहुंचाने के लिए क्रांतिकारी युद्ध लड़े। यानी ये जो राष्ट्रवाद का विचार था, ये अन्य देशों में भी पहुंचाया गया और इसके लिए विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी युद्ध लड़े गए। राष्ट्रवाद को लोगों की सत्ता के रूप में प्रचारित किया गया।
इसकी विशेषता देखिए क्या थी कि राष्ट्रवाद अब केवल फ्रांसीसी पहचान नहीं बल्कि वैश्विक विचार बनता चला गया। अब देखिए राष्ट्रवाद की जो लहर फ्रांस से शुरू हुई थी, अब ये धीरे धीरे क्या हो गई, पूरे विश्व में फैलने लगी और ये फ्रांस का ही विचार न रह के पूरा वैश्विक विचार बन गया, पूरा यूनिवर्सल बन गया। इसमें देखिए नागरिक सेना बनाई गई जिसमें सैनिकों को राष्ट्र के प्रति निष्ठा सिखाई गई, यानी यहाँ पर नागरिक सेना का गठन किया गया और उनके अंदर राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा की भावना है वो सिखाई गई, उनको बताई गई। इसके बाद फिर देखिए इसी फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के दौरान एक व्यक्ति जो नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाना जाता है, उसका उदय हुआ और उसने 1799 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक अपना महत्वपूर्ण जो है कार्य किया, योगदान दिया फ्रांसीसी राष्ट्रवाद में। उसने देखिए नेपोलियन ने 1799 ईस्वी में सत्ता संभाली और 1804 में खुद को उसने सम्राट घोषित किया। उसने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को यूरोप भर में फैलाया, यानी इसने अपने देश में जो फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत थे उसके पूरे यूरोप में फैलाने का कार्य किया। उसने देखिए एक नेपोलियन कोड जारी किया जो उसका प्रशासनिक सुधार और शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड था। इसके देखिए सकारात्मक और नकारात्मक पहलू भी देखने को मिले नेपोलियन बोनापार्ट के। उसने राष्ट्रवाद का संस्थागत विस्तार किया, जैसे एक जैसी कानून व्यवस्था, प्रशासन और शिक्षा, लेकिन उसके साम्राज्यवादी रवैये ने अन्य देशों में विरोधी राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जैसे जर्मनी और इटली। यानी उसने कार्य तो अच्छा किया, उसने कानून व्यवस्था, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था, इन सारी चीज़ों के लिए, प्रशासन के लिए कार्य किया, लेकिन उसका जो रवैया था वो साम्राज्यवादी रवैया था। साम्राज्यवादी मतलब होता है कि अपने देश के जो साम्राज्य को क्या करना, बड़ा करना, यानी अपने देश का विस्तार और भी देशों तक फैलाना और भी देशों को अपने कब्जे में करना। ये जो नीति थी उसकी, ये विरोधी नीति थी और इसने कुछ ऐसे देश थे जहां पर इसका विरोध किया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर चौथी घटना क्या हुई कि पुनर्स्थापन और प्रतिक्रियावाद। ये 1815 से लेकर 1830 ईस्वी तक चली। इसमें देखिए क्या हुआ कि नेपोलियन की पराजय हो जाती है वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में। इसके बाद फिर से राजशाही बहाल हो जाती है और बोरबन वंश का शासन फ्रांस पर शुरू हो जाता है और इसी समय देखिए जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद देखिए फ्रांस में राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश शुरू हो जाती है, लेकिन यह भावना समाप्त नहीं होती। जब फिर से राजवंश शुरू हो जाता है तो राष्ट्रवाद की भावना को दबाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये भावना दबती नहीं है। राष्ट्रीय चेतना जो है वहां पर जीवित रहती है। इसने साहित्य, कला और इतिहास में फ्रांसीसी गौरव और पहचान को उभारा। जनता में स्वतंत्रता की पुरानी भावना पहले जो थी वो बनी रही। इसके बाद फिर देखिए पांचवी घटना क्या हुई कि जुलाई क्रांति 1830 ईस्वी में हुई और इसने वहां पर राष्ट्रवाद का फिर से जागरण कर दिया, यानी राष्ट्रवाद की शुरुआत फिर से हो गई फ्रांस में। और 1830 ईस्वी में राजा चार्ल्स दसम की निरंकुश नीतियों के खिलाफ जुलाई क्रांति की गई, यानी वहां पर राजा चार्ल्स था 10वां जिसकी निरंकुश नीतियां चलाई जा रही थी वहां पर, तो उस नीतियों के खिलाफ वहां के लोगों ने क्रांति कर दिया और राजा को हटाकर लुई फिलिप को जनता का राजा बनाया, यानी शासक को बदल दिया गया। इसका देखिए महत्व क्या था ये जुलाई क्रांति का। इसने मध्यम वर्ग के नेतृत्व में राष्ट्रवाद और जनसत्ता की भावना फिर से उभारा और प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सुधार हुआ। इसके बाद फिर देखिए फ्रांस में राष्ट्रवाद के दौरान छठा घटना क्या हुआ, 1848 की क्रांति हुई। लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद का विस्फोट फ्रांस में बहुत तेजी से हुआ। 1848 की क्रांति ने पूरे यूरोप में अपने इस राष्ट्रवाद के विचार को फैलाया और फ्रांस में फिर से विद्रोह हुआ और द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। लुई नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन का भतीजा था जो वहां का राष्ट्रपति बना। ठीक है, इसका देखिए उद्देश्य क्या था कि सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार को लागू करना, श्रमिकों के अधिकारों को लाना, लोकतंत्र पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करना। अब देखिए ये जो फ्रांस में राष्ट्रवाद था इसका देखिए कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि जो 1789 से लेकर 1848 के बीच फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी
एक क्रांति भावना के रूप में जन्म लिया और समय के साथ साथ इसने लोकतांत्रिक, संवैधानिक और सामाजिक राष्ट्रवाद के रूप में अपने आप को विकसित किया। यह राष्ट्रवाद देखिए राजशाही के विरोध में था, नागरिकों की समानता और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता था। यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन की यह प्रेरणा बनी। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने अभी देखी, ये फ्रांस में राष्ट्रवाद के बारे में। अब देखिए फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो हुई थी वो फ्रांसीसी क्रांति की वजह से हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग और भी डिटेल से देख लेते हैं कि ये फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों, इसका कारण क्या था। इसके कारण को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि किन वजहों से इस क्रांति को होना शुरू हुआ और इस क्रांति ने क्या क्या प्रभाव डाले यूरोप में और फ्रांस में। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति के बारे में एक बार अलग से डिटेल में देखिए, यह आधुनिक यूरोप के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को उलट दिया बल्कि संपूर्ण यूरोप को इसने प्रभावित किया। यानी इससे केवल फ्रांस ही नहीं प्रभावित हुआ, पूरा यूरोप प्रभावित हुआ। इसके अनेक गहरे और जटिल कारण थे। फ्रांसीसी क्रांति किसी एक कारण का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक कारणों का संगठित विस्फोट। यानी इस क्रांति की कोई एक कारण नहीं थे, बल्कि इसके अनेक कारण थे। यह क्रांति उस युग की प्रतीक बन गई जब जनता ने अपने अधिकारों के लिए राजा और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया। यानी ये क्रांति ऐसी क्रांति थी जिसमें आम जनमानस ने, वहां की जनता ने अपने देश में राजा के खिलाफ जो है क्रांति का बिगुल बजाया और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति के जो प्रमुख कारण थे उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए कारण वहां क्रांति का था सामाजिक असमानता, यानी सोशल इनइक्वालिटी। इसमें क्या था कि फ्रांस की जो समाज व्यवस्था थी वो 3 वर्गों में विभाजित थी, 3 स्टेट में विभाजित किया था। इसमें जो प्रथम वर्ग था वो चर्च के अधिकारी हुआ करते थे, जिसमें जो पोप और पादरी होते थे। एक लोग जो होते थे कर से मुक्त होते थे। फिर यहाँ पर जो दूसरा वर्ग था, दूसरा स्टेट था, वो देखिए राजघराने और जमींदारों लोगों का था। इनको विशेषाधिकार प्राप्त होते थे और ये लोग भी कर से मुक्त होते थे। यहाँ तीसरा जो वर्ग था वो वर्ग किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का था और इनकी आबादी जो पूरे देश में थी 98% थी। लेकिन सबसे ज्यादा कर इन्हीं लोगों को देना पड़ता, यानी जिनकी आबादी बहुत कम थी, 2% थी, वो लोग कर नहीं देते थे, उनको विशेषाधिकार प्राप्त था समाज में। और जो लोग जनसंख्या में बहुत ज़्यादा थे उनको कोई भी अधिकार नहीं था और उनसे कर बहुत ज़्यादा लिया जाता था। तो ये था सामाजिक कारण। अब देखिए जो तीसरा वर्ग था उसको शोषण और अपमान का भी शिकार होना पड़ता था। यही यहाँ का सबसे बड़ा सामाजिक असंतुलन था। यानी ये लोग कर भी देते थे और इनके साथ विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती थी, इनका अपमान किया जाता था, इनका शोषण किया जाता था। दूसरा देखिए कारण यहाँ था क्रांति का राजनीतिक दमन और निरंकुश शासन। यानी यहाँ का जो उस समय का राजा लुई 16वां था वो निरंकुश शासक था, यानी उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था, वो अपना मनमानी करता था, वह सभी निर्णय अकेले लेता था, जनता की कोई राजनीतिक भागीदारी वह नहीं करता था। उसने संसद को वर्षों से बुलाया ही नहीं था, यानी वहां पर संसद तो थी लेकिन संसद में कभी मीटिंग वगैरह होती ही नहीं थी, होने ही नहीं दिया जाता था। इससे देखिए वहां पर लोगों में लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और स्वतंत्रता की मांग बढ़ने लगी। फिर देखिए तीसरा कारण क्या था, फ्रांस में आर्थिक संकट। आर्थिक संकट किस वजह से था कि उस समय फ्रांस में कर्ज का बहुत ज्यादा बोझ था, फ्रांस कर्ज में डूबा हुआ था। इसके अलावा उसने देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में वहां पर उनको सहायता प्रदान की थी, यानी अमेरिका में ब्रिटेन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन में फ्रांस ने अमेरिका का सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ था, जिसकी वजह से देखिए फ्रांस में महंगाई बढ़ गई, रोटी जैसी मूलभूत चीजें आम जनता की पहुंच से बाहर हो गई। और इसकी जो राजकुमारी थी मेरी एंटोनेट, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, तो उसके खर्चे भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो उन खर्चों की वजह से जो राज खजाना था वो खत्म होता चला गया।
इससे देखिए वहां पर भारी कर प्रणाली लागू की गई, लेकिन केवल गरीबों के ऊपर। यानी वहां पर इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए कर व्यवस्था में विस्तार किया गया और करों को बढ़ाया गया, और करों को बढ़ा करके जो गरीब लोग थे उन्हीं के ऊपर लगाया गया। अमीर वर्ग को इससे मुक्त रखा गया, यानी पहले और दूसरे वर्ग के लोगों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गरीबों की जो स्थिति थी वो बद से बदतर होती चली गई, और क्रांति की भूमि इससे तैयार। लोगों के मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ, और यह आक्रोश धीरे धीरे क्रांति में बदला। उसके बाद फिर देखिए चौथा कारण था विभिन्न प्रकार की प्रेरणादायक विचारधाराएं। ये विचारधाराएं देखिए उस समय कहाँ से आई? रूसो के द्वारा, वॉल्टेयर के द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। ये महत्वपूर्ण चिंतक और विचारक थे उस समय, जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना, स्वतंत्रता, समानता, ये सब जो है जनसत्ता में फैलाया और लोगों में इसका प्रचार किया, जिससे वहाँ के लोगों को प्रेरणा मिली और उन लोगों ने क्रांति की ओर अपने आप को अग्रसर किया। इन विचारों ने देखिए जनता को सोचने और विद्रोह करने की प्रेरणा उत्पन्न कर दी। ठीक है, इससे देखिए वहाँ पर लोकतंत्र, समानता, मानवाधिकार जैसे विचार लोकप्रिय होने लगे। इसके बाद देखिए पांचवा कारण क्या था? अक्षम और विलासी शासक वर्ग। यानी वहां पर उस समय का जो शासक था वो देखिए अक्षम था और बहुत ज्यादा विलासी था। उसकी जो पत्नी थी मेरी एंटोनेट, वो बहुत खर्चीली होती थी, और जिसकी वजह से ये लोग बहुत गैर जिम्मेदार थे। ये लोग दरबार में शानो शौकत पर अरबों खर्च करते थे, जबकि वहां की जनता भूखी मरती थी। इससे देखिए लोगों में राजघराने के प्रति क्रोध और घृणा की भावना बढ़ने लगी। इसके बाद फिर देखिए छठवां कारण था विफल आर्थिक सुधार का प्रयास। यानी यहाँ पर जो वित्त मंत्री नेकर थे और अन्य अधिकारी थे, उन्होंने कर सुधार और खर्च में कटौती के प्रयास किए, लेकिन उच्च वर्ग ने इसका विरोध किया। इन लोगों ने प्रयास तो किया, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा ये सब ऐसा नहीं होगा। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर स्टेट्स जनरल 1789 की बैठक में तृतीय वर्ग की मांगों की अनदेखी की गई, जिससे उन्होंने अपनी एक अलग राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली बना ली। जब जनरल स्टेट यानी वहाँ की संसद में आम लोगों की बातों को नहीं सुना गया, उनको अनदेखा किया गया, तो उन्होंने अपनी एक अलग सभा बना ली, नेशनल असेंबली बना ली। यहीं से क्रांति ने औपचारिक रूप लिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कुछ अन्य कारणों में जलवायु संकट और अकाल भी वहाँ का जो है क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था। क्यों? क्योंकि 17 से 80 के दशक में वहाँ पर फसलें खराब हो गई और ठंडे मौसम ने खाद्य संकट पैदा कर दिया था। रोटी की कीमतें बहुत बढ़ गई और भूख से मौतें होने लगी, जिसके वजह से जो भूखी जनता थी वो विद्रोह के लिए उत्साहित हुई। ठीक है, तो ये थे फ्रांसीसी क्रांति के कारण। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव कहाँ कहाँ हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव देखिए फ्रांस पर हुआ और यूरोप पर हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस के लिए बल्कि संपूर्ण यूरोप और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में कार्य किया। इसने राजशाही, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक सोच और राष्ट्रवाद की धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। यह क्रांति लोकतंत्र, मानवाधिकार और राष्ट्रवाद की वह मसाल बनी जो आने वाले युगों में अनेक देशों को स्वतंत्रता और समानता के मार्ग पर ले गई। यानी ये पूरे दुनिया में प्रभाव डालने में सक्षम हुई। सबसे पहले इसने फ्रांस को प्रभावित किया, फिर यूरोप को प्रभावित किया, और उसके बाद फिर इसका असर पूरे दुनिया में देखा गया। इसने पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की भावना को फैलाया। अब देखिए इसके द्वारा फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला देखिए वहां पर प्रभाव क्या पड़ा कि वहां पर राजतंत्र का अंत हो गया और गणराज्य की स्थापना हो गई। कैसे हुई कि वहां पर जो राजा लुई 16वां था उसको 1793 ईस्वी में फांसी दे दी गई और वहां पर गणराज्य की स्थापना हुई। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन की शुरुआत। उसके बाद फिर देखिए दूसरा प्रभाव क्या पड़ा कि वहां पर सामाजिक समानता की ओर कदम बढ़ाया गया। तीनों वर्गों की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करके समान नागरिकता और अधिकारों की घोषणा की। यानी जो विशेष वर्ग के लोग थे, विशेषाधिकार प्राप्त थे, अब इन सारी चीजों को खत्म कर दिया गया। अब समान नागरिकता और अधिकारों की घोषणा कर दी गई। जाति और जन्म आधारित विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया। तीसरा देखिए प्रभाव क्या हुआ कि वहां मानवाधिकारों की अवधारणा विकसित हुई। यानी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना को स्थापित किया।
यह बाद में दुनिया भर के लोकतंत्रों की नींव बना। देखिए अपने देश में भी इन सारी चीजों को अपनाया गया था संविधान बनाते समय। तो ये सारी चीजें पहले फ्रांस में हो चुकी थी, ये लोगों ने देखा था, इसका अनुभव किया था, इसलिए अपने देश के संविधान में भी इसको शामिल किया। इसके बाद फिर देखिए चौथा प्रभाव क्या हुआ, धार्मिक नियंत्रण में कटौती कर दी गई। जो चर्च की संपत्तियां थी उसको जब्त कर लिया गया और चर्च और राज्य को अलग करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। अब जो चर्च का विशेषाधिकार था उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया और चर्च और राज्य को अलग करने का प्रयास किया गया। फिर देखिए पांचवा प्रभाव क्या, वहां पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फ्रांसीसी जनता में राष्ट्र के प्रति निष्ठा और एकता की भावना जागृत हुई। इससे वहां पर राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय सेना का विकास हुआ। फिर देखिए छठवां प्रभाव क्या हुआ, यहाँ पर नए राजनीतिक विचारों का जन्म हुआ, जैसे लोकतंत्र, गणराज्यवाद, संविधानवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे विचार बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए। और फ्रांस में राजनीतिक पार्टियों और समूहों जैसे जैकोबिन्स क्लब का उदय हुआ। यानी इन सब के प्रभाव फलस्वरूप वहां पर जैकोबिन क्लब का जो है विस्तार हुआ और उदय हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप पर देखिए क्या प्रभाव पड़ा, इसने यूरोप में भी राष्ट्रवाद का प्रसार किया और यह राष्ट्रवाद जो है फ्रांस से बढ़कर जर्मनी, इटली, पोलैंड और अन्य देशों में भी पहुंच गया और वहां पर भी इसने स्वतंत्रता और एकता की भावना को प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप इन देशों में भी देखिए जो स्वतंत्रता की लहर जागृत हुई। दूसरा देखिए इसने राजतंत्र के लिए चुनौती उत्पन्न की। यानी ये अपने देश में राजतंत्र को खत्म करने के बाद दुनिया में जहां जहां राजतंत्र था वहां इसने चुनौती उत्पन्न कर दी। यूरोप के अन्य राजाओं को भी डर था कि क्रांति की लहर उनके देशों में भी फैल सकती है। इस कारण यूरोपीय राजतंत्रों ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध भी किए। यानी इसके जो राष्ट्रवाद की लहर थी अपने देश में पहुंचने से रोकने के लिए जो अन्य यूरोपीय देश थे जहां पर राजतंत्र था उन्होंने इसके खिलाफ युद्ध भी किया और उन्होंने सोचा कि युद्ध करके इसको रोक सकते हैं, लेकिन नेपोलियन ने उन सब युद्धों को जीता और वहां पर राष्ट्रवाद का प्रसार किया। देखिए नेपोलियन के माध्यम से क्रांति का विस्तार हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्रांति के सिद्धांतों को यूरोप के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया। उसने देखिए समान कानून नेपोलियन कोड लागू किया, प्रशासनिक सुधार किए, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। फिर उसके बाद देखिए चौथा प्रभाव क्या हुआ, यूरोप में सुधार और विद्रोह हुए। यानी इस क्रांति के प्रभाव से यूरोप के कई देशों में सुधारवादी आंदोलनों की शुरुआत हुई। 1830 और 1848 की क्रांतियों की प्रेरणा जो है फ्रांसीसी क्रांति से ही मिली। इसके बाद फिर देखिए इसने पुरानी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया। यानी पहले जो फ्यूडलिज्म, चर्च का अत्यधिक नियंत्रण और वंशानुगत विशेषाधिकार यूरोप में प्रचलित थे, इसने उन सबको चुनौती दी। इसने आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीज जो है फ्रांस से लेकर यूरोप तक बोए। इसके बाद देखिए छठा प्रभाव क्या हुआ कि इसने राजनीतिक चेतना का विस्तार किया। इससे देखिए शिक्षित वर्ग, छात्रों, बुद्धिजीवियों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और प्रेस और सार्वजनिक चर्चाओं में स्वतंत्रता और समानता पर जोर दिया गया। इस तरह से इसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। अब देखिए जो नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार थे उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि नेपोलियन ने जो सुधार किए थे वो किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे किए। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो 1769 से लेकर 1821 ईस्वी तक फ्रांस की राजनीति में सक्रिय रहा। उसने देखिए फ्रांस के इतिहास में एक अत्यंत प्रभावशाली शासक के रूप में कार्य किया और उसने केवल सैन्य विजय ही नहीं की बल्कि उसने फ्रांस और यूरोप में कई प्रशासनिक, कानूनी, आर्थिक और शैक्षिक सुधार भी किए जो आज तक याद किए जाते हैं। उसके सुधारों ने फ्रांस को अराजकता से निकालकर एक संगठित, आधुनिक और सशक्त राष्ट्र बनाया। नेपोलियन के कई सुधार आज भी आधुनिक प्रशासन, कानून और शिक्षा व्यवस्था की नींव मानी। यानी इस राष्ट्रवाद में सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का था तो किसका था, नेपोलियन बोनापार्ट और वहां की जनता का। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सारे कार्य अपने देश में किए और इसका प्रभाव पूरे यूरोप से लेकर पूरे विश्व में देखने को मिलता है। नेपोलियन द्वारा किए गए जो प्रमुख सुधार थे उनका विस्तार पूर्वक वर्णन हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए नेपोलियन ने क्या क्या किए।
तो नेपोलियन ने देखिए एक नेपोलियन संहिता या सिविल कोड जारी किया 1804 ईस्वी में। यह नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण और अस्थायी सुधार माना जाता है। इसके तहत पूरे फ्रांस में एक समान कानूनी व्यवस्था लागू की गई। इसके देखिए मुख्य बिंदु क्या क्या है। पहला देखिए इसने कानून के सामने सभी नागरिकों को एक समान बताया, यानी कानून अलग अलग नहीं होगा सबके लिए एक ही कानून होगा। दूसरा इसमें मुख्य बिंदु क्या था, इसने संपत्ति का अधिकार जो है वो सुरक्षित कर दिया। पहले क्या था कि संपत्ति का अधिकार किसके पास था, राजा या जमींदार या फिर चर्च के पास। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। चौथा इसने विवाह और तलाक के नियम भी निर्धारित कर दिए। ठीक है, बाद में नेपोलियन का जो यह कोड था यूरोप और अन्य देशों में भी अपनाया गया। इसके बाद फिर देखिए इसने प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधार में इसने देखिए अपने देश को प्रांतों और विभागों में बांटा, जिन पर प्रीफेक्ट्स नियुक्त किया, यानी प्रांतों और विभागों में बांट करके उसके अलग अधिकारी नियुक्त किए। सभी अधिकारी योग्यता और योग्यता परीक्षा के आधार पर चुने गए, यानी अधिकारियों का चयन जो है योग्यता होने पर और उनकी योग्यता परीक्षा ले जाने के बाद चुना गया। कर प्रणाली को उसने केंद्रीकृत और पारदर्शी बनाया, यानी जो कर व्यवस्था थी, टैक्सेशन था, उसको उसने पारदर्शी बनाया और केंद्रीकृत बना दिया। इससे देखिए क्या हुआ कि वहां पर भ्रष्टाचार और अराजकता में कमी आई। उसके बाद फिर देखिए उसने शिक्षा प्रणाली में सुधार किया। शिक्षा प्रणाली में उसने एक केंद्रीकृत और नियंत्रित शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। उसने सरकारी स्कूलों की स्थापना करवाई, जहां पर राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा उसने देखिए विज्ञान, गणित और सैन्य प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया। उसने एक देशभक्त, अनुशासित और शिक्षित नागरिक वर्ग तैयार किया। उसके बाद फिर देखिए उसने धार्मिक सुधार करवाए। धार्मिक सुधारों में उसने देखिए चर्च और राज्य के बीच समझौता करवाया। कॉन्कॉर्डेंट ऑफ 1801 के तहत उसने पोप और नेपोलियन के बीच ये जो समझौता करवाया था, उसके तहत रोमन कैथोलिक धर्म को मान्यता दी गई, लेकिन चर्च को राज्य के अधीन रखा गया। यानी वहां पर रोमन कैथोलिक धर्म को मान्यता दी गई, लेकिन चर्च को जो स्वतंत्र रहता था पहले, अब उसको क्या कर दिया गया, राज्य के अधीन कर दिया गया। चर्च की संपत्ति पर नियंत्रण बनाए रखा गया। धर्म और राजनीति के बीच संतुलन स्थापित किया गया, यानी जो पहले जो धर्म था वो राजनीति पर हावी हुआ करता था, अब इसको क्या किया, उसने संतुलित बना दिया। इसके बाद फिर देखते हैं उसने आर्थिक सुधार किए। आर्थिक सुधारों में उसने बैंक ऑफ फ्रांस की 1800 में स्थापना की। इससे द्वारा मुद्रा नियंत्रण और कर्ज नीति के लिए उसने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद उसने देखिए कर संग्रह की प्रक्रिया में सुधार किया। अब कर सीधे राज्य को जाते थे, न कि जमींदारों को। पहले क्या होता था, जो कर होता था वो आम जनता से जमींदार लेते थे, लेकिन अब यह सिस्टम उसने बदल दिया। उसने कहा कि अब जमींदारों को कर नहीं मिलेगा, बल्कि राज्य को सीधे दिया जाएगा। इसने सार्वजनिक निर्माण जैसे सड़कें, पुल, नहर आदि का भी बहुत विकास किया अपने दौरान। इसके बाद फिर देखिए इससे वहां पर आर्थिक स्थिरता और व्यापार में वृद्धि हुई। छठा देखिए उसने क्या काम किया, सैन्य और सामरिक सुधार के लिए कार्य किया। उसने अपने देश में सेना में योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली लागू की। सैनिकों को प्रोत्साहन, पदोन्नति और पुरस्कार की नीति के तहत काम पर लगाया गया, यानी सब सैनिकों को प्रोत्साहित किया गया, उनको पदोन्नति दी गई, उनको प्रोत्साहन दिया गया। तो इस तरीके से उसने क्या किया कि अपने देश में सेना को बेहतर तरीके से योग्य बनाया। इसके अलावा उसने देखिए एक मजबूत, संगठित और प्रेरित सेना बनाई, जिसने यूरोप में विजय अभियान चलाया। इसी सेना के दम पर उसने देखिए यूरोप में बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद फिर देखिए उसने मूल्य आधारित समाज का निर्माण कराया। नेपोलियन ने योग्यता और प्रतिभा को सम्मान दिया, चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ग से आया, यानी वह योग्यता और प्रतिभा का सम्मान करता था। वो ये नहीं देखता था कि वो व्यक्ति किस वर्ग का है। इसके बाद फिर देखिए उसने सामंती व्यवस्था के विशेषाधिकारों को हटाकर करियर ओपन टू टैलेंट की नीति लागू की। यानी उसने कहा कि सामंती व्यवस्था जो थी उसमें विशेषाधिकार जो प्राप्त थे लोगों को, वो अब खत्म कर दिया जाएगा। अब कहा कि उसने कि कैरियर ओपन टू टैलेंट, यानी टैलेंट के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर लोगों के लिए कैरियर ओपन है हमारे यहाँ। इसके बाद फिर उसने देखिए राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया।
उसने देखिए अपने शासन के दौरान फ्रांस में राष्ट्र की भावना को मजबूत किया। उसने कई जगहों पर एक तानाशाह की तरह भी व्यवहार किया, लेकिन उसके सुधारों ने राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। कई कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि उसने भी तानाशाह की भांति व्यवहार किया, लेकिन उससे ज़्यादा उसके सुधार वहाँ पर प्रभावी रहे, और उसी का परिणाम था कि फ्रांस में जो ये राष्ट्रवाद की भावना थी बहुत बेहतर तरीके से सफल हुई, और इसने पूरे दुनिया को प्रभावित किया, और ख़ास करके अपने पड़ोसी जो यूरोपीय देश थे उनको प्रभावित किया। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए अभी हम लोग को यही फ्रांस के बारे में ही पढ़ना था, फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांस के राष्ट्रवाद का उदय। ये सब क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और बेहतर तरीके से आप लोग को इसको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए हम लोग कल की क्लास में इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यानी शुरुआत में मैंने आप लोग को बताया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद की जो तीसरी घटना है वो इटली का एकीकरण है। ठीक है, इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और आप लोगों ने मेरी आज की इस क्लास में इतने धैर्यपूर्वक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।